बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना और मैं हूं अली सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब, लाहौर की बात करें तो 400 के करीब इस वक्त है पार्टिकुलर मैटर की तादाद। तो अपना ध्यान रखिएगा, खासकर इस मौसम में जो कि कुछ देर अभी बरकरार रहेगा। जब तक फॉग बरकरार है, स्मॉग भी बरकरार रहेगी। तो आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल जरूर रखिएगा। हिना, आपने देखा एक सुबह सुबह बहुत ही अजीबो गरीब खबर हमने सुनने को मिली। मैं उस पर यह सोच रही थी कि पहले हमारे पास क्या आलूदगी की कमी थी कि अब हमारे वो एरियाज जहां पर आलूदगी बिल्कुल नहीं थी वहां भी आ गई। खबर ये है जनाब, इथियोपिया में फटने वाले आतिशफशां के राख के बादल गवादर में रिकॉर्ड हुए हैं। राख के बादल गवादर के जनूबी इलाकों में 60 नॉटिकल मील की दूरी पर रिकॉर्ड हुए और महकमा मौसमियात ने यके बाद दीगरे 2 वोल्केनिक ऐश अलर्ट जारी किए। 45,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाली परवाजों के लिए वोल्केनिक अलर्ट्स जारी किए गए हैं और पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने वाली जो बैनुल-अक़वामी परवाजें हैं उनकी बुलंदी अमूमन 45,000 फीट या इससे जायद होती है और बुलंदी के हामिल जो हवाई जहाज हैं उनके अमले को राख के बादलों के मुतालिक एहतियात का ऑलरेडी मशवरा दिया गया है। और आतिशफशां से उठने वाले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और शिमाली पाकिस्तान तक फैल गए हैं। और ये जो आतिशफशां हैं इथियोपिया के दारुल-हुकूमत अदीस अबाबा से तकरीबन 800 किलोमीटर शिमाल मशरक में वाक़। और गुज़िश्ता रोज 12,000 साल से ये खामोश आतिशफशा फट गया था, जिसके बाद अब ये खबर आई। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही अजीबो गरीब खबर है। और जब 12,000 साल से एक आतिशफशा खामोश हो, अचानक उसका फट जाना अचंभे से कम नहीं है। और इसकी जो रेडार्स पर हरकत है वो मॉनिटर तो की जा रही थी, लेकिन इसका फट जाना गैर मामूली बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताया कि गुज़िश्ता रोज पेशावर में जो फेडरल कांस्टेबल के हेडक्वार्टर पर सुबह के वक्त दहशतगर्द हमला हुआ था। एक दहशतगर्द ने खुद को हेडक्वार्टर के गेट पर धमाके से उड़ा दिया था और उसके 2 साथी हेडक्वार्टर की पार्किंग में दाखिल हो गए थे। तमाम एफसी जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को वहीं पर ढेर कर दिया। दहशतगर्द परेड को निशाना बनाना चाहते थे, जिसमें 450 जवान शिरकत कर रहे थे। हालांकि तीनों दहशतगर्द अफगान निकले और हथियार और गोला बारूद भी उनसे बरामद हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ सरहदी गुजरगाहों को खोलने के लिए दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत बंद करने के सख्त मौकिफ और शदीद रद्द के बाद भारत और अफगान हुकूमत के दरमियान तिजारत और राब्तों में भी तेजी से बेहतरी आ रही है। कार्गोज भी शुरू हो रहे हैं, हवाई कार्गोज की बात कर रहा हूं। और अब दिल्ली और काबुल ने एयर कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान हो रहा है और अफगान नशियाती इदारे आमू टीवी के मुताबिक पाकिस्तान से सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गई हैं। जी हाँ, इसी सारी सूरत हाल पर करते हैं बात। तो करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, दिफाई तज्जियाकार। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे यासिर अली पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आप दोनों को। ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा यासिर अली के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। यासिर, जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो तो बड़ी तेज़ी से और बड़ी महारत से कल ही मुकम्मल हो गया था। जो तीनों धमाका जिन्होंने किया खुद को हमलावर थे वो अफगान शहरी निकले, ये अपडेट भी सामने आ गई। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा पुलिस ने जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा में जो इंतज़ारी दहशतगर्दी की दफातें वो शामिल की गई हैं। बताया जा रहा है कि 3 खुदकुश हमलावर थे जो मोटरसाइकिल पर आए थे। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर खुद को उड़ा दिया, जिसके बाद वहाँ पर धुआं के बादल भी छा गए। तो मजीद जो उसके 2 साथी थे वो अंदर घुस गए। ताहम जो एफसी के जवान थे वो ऐसी सूरत हाल के लिए वो तैयार करे थे और जो जवान थे वो अंदर से उन्होंने गेट पर ही इन दोनों को उड़ा दिया। तो जो हमला था वो नाकाम बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 450 के करीब जो एफसी एहलकार थे उस वक्त भी ग्राउंड में मौजूद थे, वो परेड कर रहे थे। और ये परेड जो है वो रूटीन में नहीं होती है, इसके लिए एक खास दिन मुकर्रर होता है। तो जो दहशतगर्दों का जो हमला किया था उनका मकसद भी इस परेड को निशाना बनाया था और इससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हो सकती थी। ताहम जो क्लियरेंस ऑपरेशन था वो कल मुकम्मल कर लिया गया है और जो तीनों खुदकुश हमलावर थे वो बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तो जो बड़े महारत और बड़े उस महारत से जो हमला है उसको नाकाम बनाया गया है। जो एफसी के जवान थे वो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि वहाँ पर 3 नाके हैं। पहले जो नाके पर उन्होंने खुदकुश हमला किया तो उस पर जवान तैनात थे, उसमें 3 जो एफसी एहलकार थे वो शहीद हो गए थे, जबकि जो 2 हमलावर थे वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। तब अंदर वो जा नहीं सके, गेट पर ही उनको रोक दिया गया था और वहाँ पर उनका एफसी के जवानों से मुकाबला हुआ था, तो वहाँ पर ही उनको ढेर कर दिया गया है।
तो जो खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक साल से यहाँ पर दहशतगर्दी की शोरश है, खासकर जो जनूबी अज़ला है वहाँ पर दहशतगर्द जो है वो बड़ी जो ताज़ा जो लहर है वो उसमें एक बड़ी तेज़ी आई है। देखा जा रहा है कि पुलिस के जवानों पर जो FC के एहलकार हैं उन पर हमले किए जाते हैं, जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर भी मुसलसल हमले किए जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि तमाम जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर हमले करते हैं। तो इस जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी कशीदगी भी देखने में आई है। बॉर्डर जो है गुज़िश्ता 2 माह से बंद है। तो कल जो हमला हुआ था उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नामालूम अफराद के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है और जो तहकीकात है वो उस वक्त जारी है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 3 खुदकश हमलावर जो है मोटरसाइकिल पर ही आए थे और वो गेट के करीब उन्होंने मोटरसाइकिल भी पार्क की है, जिसके बाद उन्होंने हमला किया था। तो जो FC के एहलकार थे वो अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट थी और जो परेड जब खुसूसन होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद भी सख्त किए जाते हैं। तो जो हमलावर थे वो तो अफगानिस्तान के ही निकले हैं और उस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो भी कशीदा हैं। तो जो दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है इसमें सिक्योरिटी एहलकारों को ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। ताहम कल का जो हमला है वो बड़े उसके लिए तैयारी की हुई थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों का टारगेट जो है परेड था, जहाँ पर 450 के करीब जवान मौजूद हैं। ये पेशावर सदर का इलाका है जो कि बहुत गुंजानाबाद इलाका भी है। यहाँ पर सरकारी इमारतें भी हैं। जो खौफ और हिरास तो नहीं है जी भी इस वक्त तो इलाका क्लियर गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो यहाँ के अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी की लपट में है। जो लोग हैं यहाँ के बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया ताज़ा तरीन सूरत हाल से। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वो तैयार कर ली गई है। इसी वाले से ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आते हैं। आप जानते हैं कि एक खौफनाक धमाका था और इसको बहुत जल्द इस पर काबू पाया गया, नाकाम बनाया गया। किस तरीके से परेड को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की है और किस तरीके से हमारी फोर्सेस, हमारे जवान जो है उनको रोकने में कामयाब हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो अभी फौज की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, उसमें अभी आई थिंक हमें को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, चाहे वो TTA हो TTP हो, अभी फर्क जो एक तो खत्म हो गया। दूसरा, भारत से काफी स्पॉन्सरशिप है। अभी सुबह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे काफी शोर गुब्बार है कि शायद पाकिस्तान ने अटैक किया है खोस पक्की और पक्तिका में जो टेस्ट अड्डे थे। अभी इसकी कंफर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे अवान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उसमें वो शो करें जी कि शायद बच्चों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में आप अटैक करें तो साथ ही इनका सोशल मीडिया शुरू होता है खुदा ना खास्ता ये कोई काफर फौज है और पाकिस्तान जो है कोई काफर स्टेट है। मैं इनको सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका जो जद्द अमजद था, हालांकि वो तुर्क था, महमूद गजनवी बेसिकली वो बुत शिकन था और आज बुत परस्त के कदमों में बैठ के आप साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो भी राजनाथ सिंह वहां से स्टेटमेंट देता है। तो बेसिकली आई वुड से दोनों ये बुखलाई हुई लीडरशिप है, चाहे वो खारिज हो काबुल के या फासिस्ट हो दिल्ली वाले, और इंशाल्लाह दोनों को शिकस्त होगी। बाकी जो है अभी आई थिंक एफर्ट हो रही है, तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ है शायद ये भी जल्दी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ईरान से भी ऑफर आई है, लेकिन उसमें मेन चीज यही है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बंद हो, पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। तो ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान तो हमेशा यही मैसेज देता रहा है कि पाकिस्तान अमन का दाई है और बार बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा भी, जिस तरह से सालिसी करवाई जा रही थी पहले भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, एक बार फिर से अब जो टर्किश डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर है। ईरान से भी खुसूसी मेहमान जो ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं डॉक्टर अली रेजानी, वो भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मकसद यही है कि जो मामलात हैं इनको बेहतर करवाया जा सके। आपको लगता है कि सूरत हाल इनकी सालिसी से बेहतर हो जाएगी या फिर अभी जो एक जवाब है जो अफगानिस्तान को देना वो नागुज़ीर हो चुका है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन दिया हुआ है और उसमें डेफिनेटली कुछ टाइम दिया गया है दोस्त ममालिक को कि अगर वो उसमें कोई मेडिएशन कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए पाकिस्तान का तो कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है अफगानिस्तान पे, ना हमारा कोई झगड़ा है, अभी हमें फिक्र भी है अफगान अवाम की। लेकिन अगर रजीम समझती है जो आई वुड से फारिज की रजीम है कि दे कैन काउ डाउन पाकिस्तान थ्रू टेररिज्म, तो मेरे ख्याल ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ने 20 साल से चीज को लड़ा है, डिस्पाइट के ये सारे बेसिकली यहाँ पे आप देखें इनकी पाकिस्तान ने मॉरल सपोर्ट भी की, डिप्लोमेटिक इनकी फैमिली शायद अभी तक यहाँ पे है इनकी लीडरशिप की। तो उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ डॉलर्स की खातिर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुआवजा की जाए तो उसका
एक तो खातरख्वाह जवाब भी दिया जाएगा। बाकी डिप्लोमेटिक एफर्ट साथ साथ चल रही है। एक्चुअली 5-6 डोमेन में आपने काम करना है। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अप्लाइड, और इसमें तुर्किया में हम लोग हैं, यहाँ ये लोग भी जब भी टेररिज्म होता है, चाहे वो सीरिया से हो या इराक से जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो दे आर वेरी क्लियर कि टेररिज्म को कोई स्पेस नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, और जब जरूरत होगी इंशाल्लाह वील गो क्रॉस एंड स्ट्राइक इट। बाकी तालिबान के पास चॉइस है, लेकिन ट्राई दिस, हो सकता है अपने रजीम से हाथ धो बैठे, बिकॉज अफगानिस्तान में भी माशी मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। 2 करोड़ खवातीन बंद है घरों में, और 21st सेंचुरी में आप इस तरह स्टेट नहीं चला सकते। बाकी नारेबाजी है, इस्लाम का नाम लेते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे ही है। पहनी हुई है। और बिगड़ी साहब, अभी आपने रीसेंट खबर भी एक देखी होगी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, एक्स, जहां पर आपने नई अपडेट देखी, तमाम जाली आलम बरदारों का पर्दा चाक हो गया है। अफगानिस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, गैर मुल्की एजेंडे, सब इस पर गामजन है, और पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम जो है उसको फरोग देने वाले जो भारतीय अकाउंट्स है वो भी आश्कार हो गए हैं। तो आपकी नजर से गुजरी है ये खबर? ये बिल्कुल, इसमें देखिए हमें तो पहले भी कोई शक नहीं था, बिकॉज अफगानिस्तान के आए हमने अपना एक सर्वे कंडक्ट किया था कि 70% अकाउंट तो बेंगलुरु और नोएडा से ऑपरेट करते हैं, बेसिकली अफगान अकाउंट है। डेफिनेटली उसके अंदर इनकी लीडरशिप की भी वहाँ पे शायद होता है, लेकिन शायद वो अकाउंट जो या तो दे दिए गए या भारत ने फर्जी बनाए हुए हैं। तो ये आई थिंक एक बड़ा अच्छा फीचर है एक्स पे जो आया कि आप ट्रेस कर सकते हैं लोकेशन। इस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट वहां से होती। एक्चुअली तो इसमें शक इसलिए नहीं कि मैं खुद जाता हूँ भारतीय मीडिया पे काफी रेगुलरली, बल्कि आजकल भी, कि वहाँ पे जितने भी ये सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं जिनका कोई भी ताल्लुक हो, इवन आई वुड से कि आपके खैर से माशाल्लाह जो सियासी जमात है, इनके नुमाइंदे बैठ के हमें कंटेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके से वो आदिल राजा है, उसके बाद बाकी बांग्लादेश के डिजिडेंट जो है वो वहां पे बैठ के कर रहे हैं। तो अभी तो ओपनली आई थिंक देयर मीडिया इज सेइंग इट। राजनाथ सिंह ने बड़ी भड़क मारी है, उस पर आई थिंक पूरा प्रोग्राम करने की जरूरत है कि अगर तारीख पे जाने तो तारीख तो फिर 1000 साल के, हमारा तो क्लेम पूरे भारत पे बनता है, और स्पेशली जो दिल्ली सल्तनत है मुसलमानों के पास रही है। तो हिस्टोरिकली अगर सिंध रहा, यू बिलीव इट कि इंडस रिवर के बेस पे ही सारी इंडियन सिविलाइजेशन थी, तो फिर पाकिस्तान फिर आपका बेसिकली तो टेक्निकली 4 फादर्स में हम आते हैं आपके। तो ये इस तरफ अगर जाते हैं तो आई थिंक इंडिया की इतनी फॉल्ट लाइन है, मेरे ख्याल में भी मीडिया को खुल के खेलना चाहिए। और इनकी गलतफहमी है, इनकी गलतफहमी। ठीक है, अच्छा, और दूसरी जानिब सर, ये जो सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ हैं, उनका दौरा है पाकिस्तान, आप इसको कैसे देखते हैं? जो उनकी मुलाकातें हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से, फिर फील्ड मार्शल से भी मुलाकात होनी है, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? ये एक तो ताल्लुकात पहले भी हमारे हिस्टोरिक हैं, फिर अगर डिफेंस एग्रीमेंट पे आते हैं उसकी बेसिकली उसको अभी ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गए हैं, आई थिंक विद इन लास्ट वीक सऊदी अरेबिया का दौरा था, और फिर एक रिटर्न दौरा हुआ है सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का। जनरल स्टाफ का काम है कि जो दिफाई एग्रीमेंट है उसको ऑन ग्राउंड ऑपरेशनलाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो डिटेल्स है वो वर्कआउट कर ली गई है, और ये आई थिंक बहुत बड़ी कामयाबी, चाहे यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट हो या ये एग्रीमेंट है। आई थिंक भारत के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली बीइंग कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, बट ऑल्सो अभी जो है पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात अभी उस लेवल पे चले गए जहाँ पे अभी चीजें ऑन ग्राउंड आपको नजर आएंगी। इसमें शायद मूवमेंट ऑफ फोर्सेज है, डिप्लॉयमेंट है, ट्रेनिंग है। सऊदी मीडिया ही कह रहे हैं कि दे वुड लाइक टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपर्टीज जो पाकिस्तान की मिलिट्री की है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुश आइंद भी है, और चीजें इंशाल्लाह बहुत आगे जाए। तो बिगड़ी साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं F-35 के जो मुआहदे हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ भी मुआहदे उनके जारी हैं, और इंडिया भी उनसे जो है ये इक्विपमेंट खरीद रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं कि दोनों मुल्कों के साथ वो अपनी तिजारत उसी तरह से बहाल किए हुए हैं, चाहे वो जो नैरेटिव है वो किसी और तरह का सामने रखते हो? देखिए, डिप्लोमेसी तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तमाम मालिक जो है आज को स्पेशली जब पावर शिफ्ट हो रहा है तो मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, तो वो आई थिंक करें। दूसरा, इनको आई थिंक एक चीज क्लियर है कि भारत को आज से कि इंडियन मिलिट्री इज कम एन एम्बैरेसमेंट टू इट्स आर्म्स सप्लायर, चाहे वो रशियन इक्विपमेंट हो, चाहे वो अभी देखें तेजस के जो फॉल हुआ है, क्रैश, इसका इल्जाम लगा रहे हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन था और शायद उसमें फॉल्ट भी हमें भी उन्होंने लेट किया। तो ये इनकी टोटल औकात है। 85 अरब डॉलर का बजट है इनके पास, विच इज 10 टाइम लार्जर देन पाकिस्तानी मिलिट्री, और इसका जो है अभी 3 to 5 बिलियन डॉलर की एडिशनल उनको ग्रांट मिली है, बिकॉज ऑपरेशन संदूर का जो तंदूर बना था उसमें वो कहते हैं बड़े गैप्स है, तो गैप्स से ही है कि अभी दे आर ट्राइंग टू डू इमरजेंसी परचेजेस। बाकी भारत कैन इक्विप देमसेल्फ, पाकिस्तान के पास अपनी डिटरेंस के लिए काफी कुछ है,
मेन थिंग इज मैन बिहाइंड द गन एंड द पायलट इन द कॉकपिट, कि वो किस लेवल का है। तो अगर अभी नंदन जैसों ने उड़ाने तो ये असर होगा जो दुबई में हुआ। सॉरी टू से देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ, लेकिन पाकिस्तान के लॉस ऑफ लाइफ पे इनका मीडिया सेलिब्रेट करता है, टाइम हम लोग भूल जाते हैं। तो दे डेली डू इट। बहरहाल दे कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, इंशाल्लाह ताला इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मेरे ख्याल में अभी जो भारत का है सो कॉल्ड हेजेमनी, इसको अभी एक ही दफा खत्म करने का भी टाइम आ गया। राइट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद। जो हालिया कशीदगी चल रही है और जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। इतवार को मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग ने अपने नाम की, जबकि एक सूबाई नशिस्त जो थी वो पीपल्स पार्टी उस पर कामयाब रही। ये तमाम वो हल्के थे जहां आम इंतखाबात में PTI कामयाब हुई थी और 9 मई के मुकदमात में सजाओं और नाअहलियों के बाद ये तमाम तर नशिस्तें खाली करार दे दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि कहाँ है मकबूलियत, ना फैज़ हमीद है, ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया है और PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और फिर भी हार गए। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। सिर्फ पंजाब ने बॉयकॉट किया क्योंकि पता था वहां जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्तें दोचार किए। जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। गुफ्तगू आपने सुनी, ये है सारी सूरत हाल। इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन किया रहमान रजा साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रहमान आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि जो ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई असम्बली की 13 में से 12 हल्कों में कामयाबी समेटी है, इसको एक तो आप कैसे देखते हैं, और दूसरा हरीपुर से जो PTI का हारना है, क्या मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि कारकर्दगी को वोट मिला है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जरूर है और इंतखाबात में यकीनन उन्होंने ये कामयाबी भी समेटी है। 12 हल्कों में जो है वो इंतखाब जो है वो जीते हैं, तो वो ये कि ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अगर सियासी तारीख देखी जाए और पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है और ख़ासतौर पर ज़िमनी इंतखाबात की, तो उनमें आम तौर पर जो है वो देखा ये गया है कि हुकूमतें ही जो है वो इन इंतखाबात के अंदर मैदान मारती हैं और अपोजिशन को बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल हो तो वो कोई एक आधी जो है वो सीट जो है वो निकाल पाती है। लेकिन ये बात इस हद तक जरूर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जोर था और शायद कहीं नून लीग के अंदर भी जो है वो ये बात होती थी कि अगर कोई इंतखाब होगा तो उसके अंदर वोटर जो है वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे सकता है। मेरा ख्याल है ये जो है वो एक मोरल बूस्टर जो है वो नून लीग के लिए जरूर है। ये जो इंतखाबी नतायज हैं और तहरीक इंसाफ का जो हरीपुर से हारना है वो यकीनन हैरान कुन है। देखिए, हरीपुर एक ऐसी नशस्त है जहां पर जो है वो उनके जो ऑपोजिशन लीडर थे उमर अयूब, उनकी अहलिया वहां से जो है वो इंतखाब लड़ी थी और खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये बहुत ही गैर मामूली बात है और मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ को अपने अंदर जो है वो थोड़ा देखने की जरूरत है कि अगर वो इस तरह से इंतखाब हारे हैं तो इसकी क्या वजूहत है। तहरीक इंसाफ अगरचे धांधली के इल्जाम जो है वो लगा रही है, लेकिन आमतौर पर हमने अगर देखा है कि अगर ज़िमनी इंतखाब होते हैं तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और ये जो
तमाम महकमे होते हैं, ये क्योंकि सूबाई हुकूमतों के अंडर होते हैं और सूबाई हुकूमतें इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट भी करती हैं, तो ये जो उम्मीदवार होते हैं उनको एक एडवांटेज जो है वो ज़रूर हासिल होता है। तो मेरा ख्याल है अगर हरीपुर के अंदर तहरीक इंसाफ अपनी सीट को जो है वो रिटेन नहीं कर सकी तो मेरा ख्याल है उनके लिए ज़रूर ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों। रहमान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, गैर मामूली बात है कि वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन आपको लगता है जो बाइकआउट उन्होंने किया था उससे नून लीग को फायदा हुआ है? और हम देख रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो सियासी तौर पर नुकसान हुआ है इस बात का, और अगर तहरीक इंसाफ एक भी सूबाई सीट निकाल जाती है इस सारी सूरत हाल में तो शायद कारकुनान का जज्बा फिर से रिन्यू हो जाता। इंसाफ इस वक्त को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती जो पार्लिमानी सियासत है उसके अंदर। इसकी एक वजह तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो भी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते कि उनकी पार्टी की पार्लिमान के अंदर क्या पोजीशन होती है या पार्लिमान के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से जो है वो पहले ही उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, फिर पार्लिमान के अंदर चाहे आईनी तरमीम का मामला हो या कोई और इशू हो, वो को बहुत ज्यादा उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट उस तरह से आपको नजर नहीं आती, बल्कि और तो और जो अपोजिशन लीडर के ओहदे हैं सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर वो भी वो खुद नहीं रख रहे। ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ी बात होती है कि ये ओहदे उनके पास हो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि महमूद खान अचकजई और अल्लामा जो है नासिर अब्बास जो है वो आए और जो है वो अपोजिशन को लीड करें। तो बहुत ज्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ की दिलचस्पी नहीं है पार्लियामान के अंदर जो है वो पार्टी के हवाले से, पार्टी की स्टैंडिंग के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हरीपुर की सीट आ जाती या पंजाब से कोई एक आधी सीट जो है वो उनकी निकल आती तो कोई इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तहरीक इंसाफ की बहुत ज्यादा जो है वो दिलचस्पी होती। तो ये बुनियादी तौर पर तो फैसला इमरान खान का ही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को जो है उनको लगता है कि उनका जो बयानिया है वो इससे बाला है, और पार्लियामान के अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा जो है वो उनका किरदार नजर आता है तो कहीं इससे ये तासुर ना जाए कि उन्होंने जो इस पार्लियामान की हैसियत है उसको तस्लीम कर लिया है। और इसी वजह से चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो या इलेक्टोरल कोई और पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, वो को बहुत ज्यादा इसमें जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा, तो रहमान, गुज़िश्ता साल अगर हम याद करें तो नवंबर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, लेकिन अब तक इस तरह का कोई एहतजाज का ऐलान नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आपको इन फ्यूचर कोई बड़ा एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी फिलहाल तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से जो है वो मुस्तकबिल करीब में कोई कॉल नजर नहीं आती। बैरिस्टर गौहर ने अभी जो है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर भी कहा था कि जब कुछ बातें शुरू हुई कि कोई एहतजाज की कॉल जो है वो आ रही है, कोई नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन जरूर कर रही है कि जो एहतजाज वो करते हैं क्या उससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं। अभी तक हुआ यह है कि जो उन्होंने एहतजाज किए हैं, जो एहतजाज की कॉल्स दी हैं, उनसे बजाय इसके कि उनके मकासद हासिल होते और इमरान खान की रिहाई होती, उल्टा जो है वो पार्टी के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती चली गई। और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के साथ जो लोग जुड़े थे उनके लिए भी जो है वो मुश्किलात बढ़ती चली गई। उनके कानूनी चैलेंजेस भी बढ़ गए, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी उनके लिए बढ़ गए। तो ये तहरीक इंसाफ जरूर देख रही है कि जो एहतजाज की कॉल है उसका क्या कोई फायदा है भी या नहीं। और फिर वर्कर भी ज़ाहिरी तौर पर यह सवाल पूछता है कि हम एहतजाज करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, लड़ मड़ के जो है वो वहाँ तक जो है वो जाते हैं, तो उसके बाद हमें जो है वो मिलता क्या है। तो ये चीज़ ज़रूर इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से कहीं ना कहीं हमें नज़र ज़रूर आती है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ अभी इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि कोई हालात साजगार हों, एहतजाज के हवाले से जो है वो उनकी कोई सपोर्ट इकट्ठी हो, और उसके बाद अगर वो कोई ऐसी कॉल दें या एहतजाज की कॉल दें तो वो ज्यादा उसका फायदा हो सकता है। अभी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज के तौर पर वो जलसे वलसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इससे बढ़कर फिलहाल जो है वो ऐसा उनका कोई इरादा नजर नहीं आता।
रहमान बहुत आपने इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, उस पर तबसरा किया। और अगर आप पीटीआई की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि इनको इस स्ट्रेटजी के साथ इक़्तिदार में आते आते 22 साल लगे थे और उसके बाद 13 साल से ये इक़्तिदार में बैठे हैं, लेकिन ये अपनी स्ट्रेटजी को बदल नहीं रहे हैं। उसे एवोल्यूशन का जो है ना, एवोल्यूशन उसमें नहीं लेकर आ रहे हैं जिसकी बदौलत ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल सेटअप की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर रहते हुए खेलेंगे तो ही ये अपने आप को मनवा सकेंगे। अगर मैदान खुला छोड़ देंगे तो फिर दूसरा खिलाड़ी सबकत ले ही जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स शामिल करते हैं जिसमें वकार अहमद मलिक आज बता रहे हैं कि ज्यादा वक्त खुद के साथ गुजारने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। दो बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं और उसकी खोज में निकलेंगे, उसके जवाब की तलाश में निकलेंगे। पहला सवाल ये है कि ये क्या वजह है कि हम शादी ब्याह या कोई भी इवेंट जब आ रहा होता है, कोई भी ऐसा मौका आ रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि महंगे तरीन लिबास इस्तेमाल करें। हम कोशिश करते हैं कि कोई एक्सपेंसिव हैंड बैग हो, कोई घड़ी जो है तो महंगी घड़ी हो, या मोबाइल है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं। हम उस इवेंट के हवाले से क्यों इस तरह सोचते हैं कि हमें स्पेशल लगना चाहिए, और लोग जो हैं वो तमाम क्योंकि हमें देख रहे होंगे तो हमें महंगी तरीन चीज़ें जो हैं वो लेनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग या आप तकरीर करने जाते हैं तो आपकी टांगें जो है वो क्यों कांपना शुरू हो जाती हैं। इनकी जवाब की तलाश में निकलेंगे और इन सवालों का जवाब जो है वो हमें इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी में मिलता है, जो कि हमें बताता है कि इंसान जो है महसूस करता है, ज़्यादा महसूस करता है, ओवर एस्टिमेट करता है कि लोग उसके बारे में जो सोचते हैं, लोग उसके बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, लोग उसकी जो इनर थॉट्स हैं उसके हवाले से, जो आप उसके अंदर जो सोच चल रही है, ये तमाम चीज़ों के हवाले से जो दूसरे लोग हैं वो जो सोचते हैं। मिसाल के तौर पे इसको एक बहुत इसको आसान कर लेते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, फ़र्ज़ किया कि वो आपके बारे में 10 सोचते हैं, किसी स्केल पे 10 सोचते हैं, और आप जो है एक इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी का शिकार हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में 90 सोच रहे हैं। अब ये जो फ़र्क है 80 का, ये आपके डिसीजंस पे और आपके फ़ैसलों पे असरअंदाज होता है। और ये एक ऐसा तासुब है, ये एक ऐसी गलत फहमी है जो कि, और ये इतना गैर मंतकी है, क्योंकि वो जो ऊपर का 70 यानी अगर 10 वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप ये सब परसीव कर रहे हैं कि वो 90 आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो दरमियान का 80 है ये आपसे गलत फैसले करवाता चला जाता है। ये है वो जो आप ये समझते हैं कि हमें बहुत महंगी लिबास पहनने चाहिए। एक्चुअली आप इस हवाले से कोई भी स्टडी उठा के देख लें तो लोगों को इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, यानी लोगों को जो भी कंसर्न होता है वो 10-20 हो सकता है, लेकिन जो फ़र्द एस्टिमेट कर रहा है वो 70-80 हो सकता है। ये जो बीच का फ़र्क है ये बहुत ज़्यादा है और ये आपसे गैर मंतकी फैसले करवाता है। आपने देखा होगा कि कोई फ़र्द जो है वो अगर कोई महंगी चीज़ ले लेता है और किसी ऐसे इवेंट पे जाता है तो समटाइम्स उसको वो शो करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मोबाइल है या घड़ी है या कोई एक्सपेंसिव बैग है, तो उसको बातों बातों में वो लाशौरी तौर पे या इवन शौरी तौर पे वो ये देख रहा होता है, उसके अंदर एक एंग्जाइटी होती है कि वो रजिस्टर नहीं हो पा रही, यानी उसने इतना महंगा वो बैग लिया है, तो हो सकता है कि वो बातों बातों में लाशौरी तौर पे, शौरी तौर पे आपके सामने बार बार लहराए कि इसको कोई देखे, इसको कोई अप्रिशिएट करे। और ये जो उसकी तगोदो है वो उसी गलत एस्टिमेशन की वजह से है जो उसने दूसरे लोगों के बारे में अपने हवाले से रखी हुई है कि वो मेरे बारे में कहीं ज़्यादा सोचते हैं, या मेरी जो इनर थॉट्स हैं, या मेरी अंदर की जो सोच है, या मेरी जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, उनके हवाले से वो ज़्यादा इदराक रखते हैं या ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। बिल्कुल इस तरह पब्लिक स्पीकिंग जो है, जब आपको तकरीर का कहा जाता है या आपको किसी ऐसे फोरम पे बात करने का कहा जाता है और आपकी टांगें कांपती हैं या आपका दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसकी भी यही वजह है कि वो ओवर एस्टिमेशन है। बेसिकली जब आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप यकीनन लोग सोच रहे होंगे जब आप आएंगे डाइस पे, बिल्कुल सोच रहे होंगे, लेकिन वो हो सकता है 10-20 सोच रहे हो। आप जो सोच रहे हैं वो 80 सोच रहे हैं या 90 सोच रहे हैं। ये जो परसेप्शन में इतना बड़ा है गैप है, ये आपके अंदर वो वाली एंग्जाइटी पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो 10-20 जो एक्चुअली स्केल है वही आप करें तो फिर तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वह जाके बोलना शुरू कर देंगे। ये जो गलतफहमी है, अच्छा, या आप तकरीर कर रहे हैं और उस तकरीर के दौरान कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल की तरफ चले जाते हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे ये लोग जो हैं आपकी तकरीर बोर है या आप की जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं वो गलत है या बोर है, लोगों की तवज्जो नहीं कर रही,
ये जो इस वक्त डिवाइडेड अटेंशन और इस मामला हमें बहुत ज़्यादा दरपेश है कि मुनक़सिम किस्म की तवज्जो, तो इसको अगर देखा जाए तो एक हाल में ये प्रेजेंटेशन और ये तो फिर कुछ बोरिंग चीज़ें हो सकती हैं, म्यूज़िक जैसी खूबसूरत चीज़ में भी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहा होता है तो भी आप हाल में देखते हैं कि लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। जहां ख़वातीन आपको मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाती हुई दिखाई देती हैं, वहीं हवा की बेटियां आज भी जाहिलाना रस्म रिवाज की भेंट चढ़ती चली जा रही हैं। और तशद्दुद छोटा सा मगर कितना ही तकलीफ दे लफ्ज़ है जो अपने अंदर जुल्म, जबर, सख्ती, मारपीट, ज्यादती और बदसलूकी समेटे हुए हैं। और अगर ये तशद्दुद औरत पर हो तो ये लफ्ज़ दिल चीर देता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद ख़वातीन पर ज़हनी, जिस्मानी तशद्दुद और उनके मसाइल से मुतालिक आगही फराहम करना है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लातादाद कानून मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अमल दरामद सिफर है। ख़वातीन तेज़ाब गर्दी, जिनसी हरासगी, आम जो घरेलू तशद्दुद है, कारोकारी, गैरत के नाम पर कत्ल, विरासत से महरूम, ज़बरदस्ती शादियाँ, इसकाते हमल और जहेज़ जैसी जो कबीह रस्में हैं उनकी भेंट आज भी चढ़ जाती हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज के दिन की अहमियत पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फौजिया वक़ार साहिबा, वफाकी मोहतसिब इंसदाद हरासानी है, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल फौजी साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से, थैंक यू। फौजी साहिबा, सबसे पहले तो इस पर बात करने से पहले एक लाइटर नोट पे हम देखते हैं हॉलीवुड की फिल्मों में भी हमें नज़र आता था कि वहाँ पर भी ख़वातीन पर तशद्दुद बहुत आम था, बट देन वी सॉ अ चेंज इन देयर बिहेवियर। हमने वो देखा कि किस तरह से मुआशरा तब्दील हुआ, इवॉल्व हुआ। अब हम जिस मुआशरे को हम तश्कील दे रहे हैं वहाँ पर आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं जो इसकी मद में हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है? एक तो पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पे भी तशद्दुद होता था, माशरा बदला, मगर इतना ज्यादा माशरा अभी पूरी दुनिया में नहीं बदला, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा मेक्सिको की खातून वजीर आजम सदर बल्कि उनको एक पब्लिक प्लेस में एक आदमी ने आके बहुत बुरे तरीके से पकड़ने की कोशिश की जो जिनसी अमल था, तो एक सदर के साथ। तो कुछ सोच अभी भी बदलने की बड़ी जरूरत है, मगर ये भी आपने ठीक कहा कि माशरे बदल रहे हैं और उसमें जो 50% आबादी है यानी कि ख़वातीन, उनको एक बराबर का शहरी समझा जाना शुरू हो गया हुआ है। बड़ा अमल उसमें जो ये है वो सोच की तब्दीली और मुस्तहकम कवानीन और फिर उनका अच्छी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल। और यहाँ पे भी जी आप बोलिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, पाकिस्तान में वी आर लकी कि हमारे पास बहुत अच्छे कवानीन हैं। इनफैक्ट जो मेरा इदारा है यानी कि वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत, वो दुनिया में एक वाहिद इदारा है जो कि खसूसी मैंडेट को डील करता है। वफाकी मोहतसिब का काम नॉर्मली सर्विस रिलेटेड मैटर्स से होता है, मगर हमारा इदारा बनाया गया ताकि हम हरासमेंट, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सिनफी इम्तियाज हो, खवातीन की बराबरी के लिए ये इदारा खसूसी तौर पे बनाया गया। मगर अभी भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सोच से आता है, जिसमें लोग कहते हैं कि जी हमारी बेटियों को तो काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो बड़े खानदान के हैं, ये समझ, या हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारी बेटी इसलिए बाहर नहीं जा सकती कि उसकी हिफाजत के लिए हमें साथ जाना पड़ता है। तो अभी चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, हालात अभी सोच के ऐसे हैं कि औरतों की फिजिकल प्रोटेक्शन भी कई दफा अनफॉर्चुनेटली जरूरत होती है, ना कि सिर्फ इक्वालिटी की बात। तो फौजी साहिबा, किस तरह से आप पिक्चर करेंगी, हाउ वुड यू पेंट अ पिक्चर जिसमें इक्वालिटी नजर आए, मुआशरे में इक्वालिटी नजर आए? जी, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो पूरी दुनिया से डील करते हैं और वो पूरी दुनिया की बात कर रहे थे कि अगर हम इसी तरीकेकार से चलते रहे तो हमें 137 साल चाहिए जबकि खवातीन सिनफी बराबरी की नहज पे पहुंचेंगी। पाकिस्तान को अगर आप लें तो हमें तकरीबन 300 साल चाहिए कि खवातीन अपने हकूक बहसियत इंसान और बहसियत शहरी वो उसी तरीके से हासिल कर सकें जैसे कि बाकी मर्द करते हैं। और फिर ट्रांसजेंडर के तो हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि हमारे पास बहुत सारे खसूसी कवानीन हैं। दो चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो हम
स्कूलों में, कॉलेजों में, सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म से जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें और लोगों में ये तालीम आम करें कि तशद्दुद चाहे किसी भी तरीके से हो, वो एक जुर्म है और उसका सद्दबाब करना हम सब का फर्ज है। तो एक तो ये तालीम बड़ी जरूरी है। दूसरी तरफ कवानीन में जो भी गैप्स रह गए हैं और इदारे जो उन कवानीन का इतलाक करते हैं उनको जेंडर सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इदारे अभी भी जेंडर सेंसिटिव नहीं है। अभी भी अगर एक रेप की विक्टिम जाती है पुलिस में रेप रिपोर्ट करने के लिए तो सबसे पहले उसका फर्दर विक्टिमाइजेशन पुलिस से ही होती है अनफॉर्चुनेटली। और अगर वो कोर्टों में जाती है तो चाहे जज उसकी विक्टिमाइजेशन शायद वो भी करे, मगर अगर नहीं भी करते तो इतनी देर लगती है कि वो हिम्मत हार जाती है और इस असना में उसके जो विटनेसेस हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इतना दबाव उस असना में आ जाता है। अच्छा फौजिया साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन अभी रिसेंट भी एक खातून का वाकया हुआ है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन वही बात है कि प्रोसेस में आगे जाकर उन्हें किसी किस्म की हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि उल्टा उनके साथ ही वो सलूक किया जाता है कि या तो वो केस वापस ले लें या फिर वो उस शख्स को माफ़ कर दें। सिचुएशन इस टाइम वो है कि कवानीन है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती। उसके लिए क्या करना होगा, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें कह लें कि हंगामी सूरत में लेने चाहिए? क्योंकि अगर हम सोचें कि खातून को एक शहरी होने के ही हुकूक अभी हासिल नहीं है तो उसके वो खातून वाले हुकूक तो बहुत पीछे रह जाते हैं। देखिए थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि पहले से बहुत हालात बेहतर हैं, क्योंकि बहुत सारे खुसूसी कवानीन जिसमें रेप के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कवानीन आ गए, बचपन की शादी के खिलाफ कवानीन आ गए हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि कानून एक बहुत उम्दा पहला स्टेप होता है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आती है। तो हंगामी हालात में ये करने की जरूरत है कि हमारे पैसों से जो इदारे बनते हैं, जिसमें मेरा इदारा भी शामिल है, हम उनको अकाउंटेबल बनाएं, अपना हक मांगें और उसके बाद अगर हमें वो हक नहीं मिलता तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उन इदारों को भी अकाउंटेबल बनाएं। क्योंकि मैंने हाल ही में देखा है कि सड़क पे जाती हुई एक लड़की, जब उसकी हरासमेंट हुई, बहुत गंदी किस्म की फिजिकल हरासमेंट हुई फॉर एग्जाम्पल, तो जो सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हुई तो पुलिस मजबूर हो गई कि वो उसका कदम उठाए, अब क्योंकि लोगों ने मिल के आवाज उठाई। तो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करें यकीनन, और अगर इदारे आगे से नहीं होगा तो तभी ये जो सब कल्प्रिट्स हैं ये अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे। अच्छा फौजी साहिबा, यूजुअली तशद्दुद को जिस्मानी तशद्दुद ही कंसिडर किया जाता है या उसी को ज्यादा फोकस किया जाता है, जहनी तशद्दुद भी तो इसके अंदर आता है, और उसके लिए क्या कोशिश है कि उस हवाले से भी कुछ नए कवानीन बनाए जाएं और उन पर भी फिर अमल दरामद हो? जी देखिए, बहुत सारे जो कवानीन है वो बन चुके हैं जो ज़हनी तशद्दुद का इतलाक का सद्दबाब करते हैं। रादर मिसाल के तौर पे घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हर सूबे में कानून मौजूद है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए भी अभी इसी महीने में एक खुसूसी कानून पास हुआ है जो कि कहता है घरेलू तशद्दुद एक जुर्म है, ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद बल्कि उसमें ज़हनी तशद्दुद भी आता है और उसमें मुआशी तशद्दुद भी आता है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, थ्रेट दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे मैं तुम्हारे पैसे बंद कर दूंगा, तो उसको रोकने के लिए भी वो भी एक जुर्म करार दिया गया है। अब साथ ही साथ हरासमेंट की अगर बात करूं तो हरासमेंट में जिस्मानी से ज्यादा ज़हनी होता है। किसी को नीचा दिखाना या किसी को परेशान करना जिनसी तकाजों से या उसकी इंतकामी कार्रवाई में, रिटेलिएशन में, तो कवानीन है, हमारा आईन इस बात को मानता है कि किसी शख्स के वकार को मजरू करना उसके खिलाफ तशद्दुद एक जुर्म है। तो है, मगर हमें समझ नहीं है, हम अपनी आवाज नहीं उठाते, हम कानून को भी नहीं पढ़ते। हालांकि कानून को पढ़ने के लिए हमें पीएचडी की जरूरत नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान कानून को समझ सकता है। मगर हम एज ए बहसियत नेशन, हम अपने हकूक को जानना हमारा फर्ज है और हमें जानना चाहिए, और ये सारी चीजें रियासत नहीं चाहिए। बल्कि देखिए, मुआशरे मुहज़्ज़ब कब होते हैं? जब उसका शहरी अपने हक को जानता है और अपने हक के लिए आवाज उठाता है। इस आखिरी बात मैं ये करूं कि साथ ही साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब हरासमेंट के भी खिलाफ एक औरत आवाज उठाती है तो सारे कहते हैं इसी का कसूर होगा, ये असस की बातें करती है, कपड़े देखो कैसे पहने हुए हैं, इसने ये नहीं पहना हुआ, इसने वो पहना हुआ है, इसने लिपस्टिक किस तरह की लगाई है, तो उसी के ऊपर इतने बातें शुरू हो जाती हैं कि वो डर के बैठ जाती है। तो ये ना करें,
एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये मेरी इल्तिजा है, सिर्फ खवातीन से नहीं, मर्दों से भी, क्योंकि मर्द इकाई नहीं है, उसकी बहन भी है, उसकी दोस्त भी है, उसकी बेटियां भी हैं, बहुत लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए। मेरी इल्तिजा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे का साथ दें, खामोश ना रहें। अगर खामोश रहेंगे तो आप जुर्म में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक। फौजी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और खवातीन पर तशद्दुद में कालमी दिन था, तो फौजी साहब से बेहतर कौन इस पर बात कर सकता था जिनसे आपकी मुलाकात कर रही। अब ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक और मैदान और फातेह पाकिस्तान। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक नए और दिलचस्प खेल पिकल बॉल की, जिसमें पाकिस्तान ने हाल ही में तारीख रकम की है। फ्लोरिडा अमेरिका में होने वाले पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में पहली ही शिरकत पर पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 68 ममालिक के मुकाबलों में पहली बार शामिल होने वाली पाकिस्तानी टीम ने 3 तमगे अपने नाम किए हैं, और एक सोने का है, एक चांदी का है और एक कांसी का है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और एक ऐसे खेल में जो पाकिस्तान में अभी नया नया है, वहां दुनिया के मुकाबले खड़े होना, 3 बड़े तमगे जीत लेना हमारे नौजवान खिलाड़ियों के हौसले और मेहनत का सबूत है। आज एक्सप्रेसो में हम इन तमाम खिलाड़ियों कहानी, मेहनत और उसके इस खेल के मुस्तकबिल पर तफसील से बात करेंगे। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीम मैनेजर एंड फाउंडर पिकल बॉल पाकिस्तान हारून अहमद साहब। इसके साथ साथ अली हैदर कैप्टन पिकल बॉल हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। कोमल सफदर में ज्वाइन करेंगी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको, अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करेंगे हम हारून, क्योंकि हम सबके लिए ये एक नई चीज़ है, और ये पिकल बॉल मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन ने भी शायद हमारी तरह ही इसको पहली बार ही सुना होगा। हम इंटरेस्टेड हैं कि आप हमें बताएं कि बेसिकली ये क्या स्पोर्ट है और इसे खेला कैसे जाता है। हाँ जी ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। तो पिकल बॉल इट्स अ सोशल स्पोर्ट। तो ये एक मिक्सचर है टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का। ये एक छोटे कोर्ट पे खेला जाता है जो कि तकरीबन बैडमिंटन कोर्ट के जितना होता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी यूएस में ओरिजिनेट हुआ था, बट अब पिछले 5-7 साल में ये पूरी दुनिया में इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट, और ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया ने बहुत इसको पिकअप किया, जिसमें इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। पैडल के साथ साथ ये पिकल बॉल भी फैल रहा है। तो ये हमने फिर इनिशियली पाकिस्तान में लाहौर में शुरू किया था, और ये इधर भी थोड़ी ग्रोथ उसकी चल रही है। हम एक साल हुए तकरीबन हमें शुरू किए हुए, बट हमने पहले साल में ही एक टीम लेकर गए हम पिकल बॉल वर्ल्ड कप में। कारकर्दगी दिखाई है। जबरदस्त। अली हैदर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अभी भी आशना नहीं है इस खेल से और उनको पता नहीं है। लोग टेनिस खेलते हैं, अब पैडल खेलना शुरू किया है, लेकिन ये पिकल बॉल क्या चीज़ है? अच्छा, हम देखें, पैडल आपने बात की, टेनिस पहले से बहुत अरसे से चल रही है। पैडल का पिछले 3-4 सालों में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आई है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में हमने देखा है। एंड वी आर रियली हैप्पी टू सी कि लोगों का इंटरेस्ट रैकेट स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और लोग एज अ सोशल एक्टिविटी उसे लेके कैसे चल रहे हैं। पिकल बॉल भी उसी एलिमेंट पे बिल्ड करता है, और बड़ा अच्छा इम्तजाज, जैसे इन्होंने बात की, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और टेनिस का है। स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है, एक बार आप खेलते हैं उसके बाद उसे मास्टर करना डेफिनेटली मुश्किल है। इसके रैकेट्स आप देखेंगे तो ये इसके रैकेट्स इस तरह के दिखते हैं, थोड़े से छोटे साइज में है निस्बतन एज कम्पेयर टू टेनिस, और टेबल टेनिस से थोड़े बड़े। और ये इसका बॉल स्पेसिफिकली इस तरह का नजर आता है। इसमें होल्स होते हैं, तकरीबन 40 होल्स होते हैं, और ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये इन रैकेट्स और इनकी वजह से, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होने की वजह से, इसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। वी थिंक कि ये इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में एक हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए। नाम देखिए कितना कमाल है, पिकल बॉल। हाँ, वैसे देखने से ही दिल चाहता है कि खेले। अच्छा हारून, आप बताएं, आपको किस चीज़ ने फोर्स किया कि आप इसको पाकिस्तान लेकर आएँ और आप यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराएं? हाँ जी, तो मैंने ये यूएस में एक्सपीरियंस किया था स्पोर्ट। तकरीबन 2 साल पहले मैंने इसको खेलना शुरू किया था यूएस में। तो मैं जब पाकिस्तान आया, मैंने देखा कि पैडल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो, और मुझे खुद भी खेलने की जगह चाहिए थी। तो फिर मैं सोचा व्हाई नॉट बिल्ड अ पिकल बॉल कोर्ट ओवर हियर इन लाहौर, लोगों को भी खिलाएंगे। एंड आई थिंक जो चीज़ अट्रैक्ट की थी वो ये है कि इट्स ईजी टू लर्न, और बहुत से लोग आएंगे एंड दे कुड, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, हमारे साइड दे गुड एट रैकेट स्पोर्ट्स एंड दे कुड एक्सेल इन दिस स्पोर्ट। तो ये इंशाल्लाह टारगेट है कि यहाँ से प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर्स भी निकलें पाकिस्तान से। बिल्कुल, और बड़े मखसूस खेल हैं, जिस तरह से अमेरिका के खेलों की बात करें, रग्बी हमें देखने को मिलती है, हमें बेसबॉल देखने को मिलता है, तो ये भी उन्हीं खेलों में से है जो अमेरिका में पैदा हुआ है। हाँ जी, ओरिजिनेट ये यूएस में हुआ था 1960s में। एक्चुअली काफ़ी पुराना स्पोर्ट है, यूएस में भी काफ़ी पुराना स्पोर्ट है।
बट पिछले 5-10 सालों में यूएस में बहुत ग्रो हुआ है। इट्स टेकन ओवर टेनिस कोर्ट्स यूएस में, एंड नाउ इन द पास्ट 5 years साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में बहुत खेला जा रहा है। और अब यहाँ पे भी आप ले आए हैं तो डेफिनेटली होगा। अच्छा अली, बतौर कैप्टन जो आपकी टीम की कारकर्दगी रही, देखिए एक नया स्पोर्ट है, उसको इस तरह से लेकर जाना एक फोरम पर और फिर वहाँ जाकर खेलना, एक तो कैसा ये पूरा सफ़र रहा, कितना चैलेंजिंग था इस तरह की किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना और फिर उसके बाद जीतना भी, फिर मेडल्स भी ले आना? देखिए बिल्कुल एक चैलेंज था। हमारी टीम भी मिक्स थी, कुछ पाकिस्तान से और अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानीज भी थे, कुछ यूएस बेस्ड पाकिस्तानीज, और इन सारों को हमें इकट्ठे करना पहले, फिर उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस रखना, कोच को इन्वॉल्व करना, एंड देन गोइंग फॉर द इवेंट्स एंड गोइंग फॉर द मेडल्स। इट वाज अ टफ जर्नी, लेकिन मैं आई वुड कमेंड ऑल द टीम मेंबर्स जिन्होंने बहुत दिल और जज्बे के साथ इसे खेला। सारों ने पार्टिसिपेट किया एंड मेड श्योर कि पाकिस्तान फख्र करे उनके ऊपर। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिए। कोमल सफदर ने हमें ज्वाइन किया है, खवातीन सिंगल में सोने का तमगा जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम। अच्छा ये कोमल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गोल्ड मेडल जीतकर कैसा लग रहा है आपको, और पाकिस्तान की आलमी सतह पर आपने नुमाइंदगी की है, क्या जज्बात है? Assalamu alaikum for inviting me to be a part of this today. It was an amazing moment, alhamdulillah, especially to represent something bigger than yourself. And as many of you know, I'm Pakistani American, but I chose to represent Pakistan to send a message that Pakistani women can globally excel in sports. और मुझे उम्मीद है कि this inspires young women in Pakistan to chase your dreams, play any sport that you want. Because it really starts with believing in yourself and you can achieve anything. And inshallah, I hope to see new people representing Pakistan on the World Cup team next year. Right, Komal, we were just discussing pickleball. एक नई चीज़ है, एक नया स्पोर्ट है। आपका ये जो जर्नी है पिकलबॉल खेलने का, ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? But my journey really started when I played tennis for about 20 years and then ended up playing at Syracuse University. And then one day, maybe Behan Mevish, she introduced me to the sport and I immediately loved it. Right. तो कोमल, नौजवान खवातीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी जो खेलों में दिलचस्पी रखती हैं? My message is that all women should be able to play sports and chase your goals. Sports bring so much joy, community, health, and really is a great opportunity to discover who you are, your potential, your strength. And so this year I was standing on the medal stand, but inshallah, agle saal, I hope to see you standing there. And so my take-home message to all the girls and women in Pakistan is that if you have a passion, go for it and aim to be the best that you can be. I really want to thank you all for having me on today, and inshallah, hope to talk again soon. इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कोमल ने तो अपना मैसेज दिया है। अली, आपका क्या पैगाम है जो नए लोग इस तरफ आ रहे हैं, जो पिकलबॉल को आप लोगों को देखकर अब ज्वाइन करना चाहेंगे, उनके लिए? बिल्कुल देखें, हमने एक स्टार्ट तो ऑलरेडी कर दिया और एक वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन हमने देना शुरू कर दी है पाकिस्तान के लिए। वी थिंक कि पाकिस्तान में जिस तरह के टैलेंट है उसे और पॉलिश करके ये जितनी रेलेवेंस हमने बिल्ड की है ऑन द ग्लोबल स्टेज, ये कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बिल्कुल एक शुरुआत है और ये मेडल्स जो हमारे कोमल का गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जो हासिल किए गए, ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बिल्कुल। और हारून, आप हमें इनवाइट करेंगे खेलने के लिए? हाँ जी ज़रूर, आप जो मर्जी आए। कोई सजेशन देना चाहे? वो कोर्ट पे जाके थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हारून हमसे बात कर रहे थे, कोमल से आपकी बात करवाई। ये एक नया खेल है जिसमें बहुत से लोग जो है दिलचस्पी भी जाहिर कर रहे हैं। हम गोल्ड मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं, तो अमूमन उसी खेल में दिलचस्पी ज़्यादा होती है जिसमें मेडल्स आ रहे होते हैं। तो जनाब, आप भी तैयारी करें इस कोर्ट में उतरने की और अपना लोहा मनवाएं। ब्रेक के बाद आ वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, एक महीना, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र, बदलता मौसम, पहाड़ी रास्ते और रास्ते में आने वाली रुकावटें, लेकिन एक साइकिल सवार का हौसला कम ना हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची से कश्मीर LOC तक साइकिल पर सफ़र करने वाले कराची के बाहिम्मत साइकिलिस्ट अमानुल्लाह खान की, जिन्होंने 10 अक्टूबर को सफ़र का आगाज़ किया और 10 नवंबर को मंजिल पा ली। अमानुल्लाह ने हिम्मत, हौसले और जज्बे से भरपूर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। कराची की मसरूफ़ सड़कों से लेकर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर
कश्मीर की हसीन वादियों तक और वहां से आगे LOC तक। ये एक ऐसा सफर है जो न सिर्फ चैलेंजेस से भरपूर था बल्कि पाकिस्तान में साइकिलिंग को फरोग देने के लिए एक मजबूत पैगाम भी है। उनका मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान में सेहतमंद तर्ज जिंदगी और साइकिलिंग के कल्चर को बढ़ाना। मजीद अमानुल्लाह हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमानुल्लाह, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा सबसे पहले कि कराची से LOC तक साइकिलिंग का ख्याल आपको कैसे आया? ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैंने एक लंबा ट्रिप करना है, लॉन्ग ट्रिप करना है। तो फाइनली फिर वो दिन आ गया 10 अक्टूबर और मैं फिर निकल पड़ा। कराची से, सिंध से होता हुआ पंजाब दाखिल हुआ, लाहौर पहुंचा, फिर लाहौर से होता हुआ जेहलम, आगे फिर पिंडी से फिर मैं आगे निकला कश्मीर की तरफ। सही। अच्छा अमानुल्लाह, बताएं कि इस सफ़र की तैयारी आपने किस तरह से की? दोनों तैयारियां, जिस्मानी भी और जहनी भी, क्योंकि 1 महीने का सफ़र था, तवील सफ़र था। चैलेंजेस कौन कौन से आपको फेस करने पड़े रास्ते में? देखिए, जिस्मानी अगर उसकी बात करूं तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रूटीन में साइकिलिंग कर रहा होता हूं, ऑफिस भी साइकिल पे आता जाता हूं, तो मुझे ज़्यादा वो उसकी टेंशन नहीं थी। बाकी जाने के लिए टूर की तैयारी की थी और कपड़े जो है ना वो ज़्यादा ले लिए थे। बाकी खाने पीने का भी कोई इशू नहीं था, खाना पीना तो किसी भी होटल से बाहर से आपको इजीली मिल जाता है। अच्छा, जब आप पहली बार कश्मीर के पहाड़ी रास्तों पर पहुंचे तो आपका एहसास क्या था? बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, कहीं और हूँ। अरे वाह। अच्छा अमानुल्लाह, ये सफ़र तो आपने पहले भी किया होगा, तो इस बार का जो सफ़र था वो मुख्तलिफ कैसे था कि आप साइकिल पर ट्रैवल कर रहे थे और बहुत क्लोजली शायद आप ऑब्जर्व कर रहे थे और नेचर को बहुत पास से, करीब से देख रहे थे? हाँ, मैं मतलब सिंध से होता हुआ गया हूँ, तो सिंध के लोगों को देखा, उनका कल्चर देखा, खाना पीना देखा, उनकी मेहमान नवाजी देखी, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग आई, फिर पंजाब में इंटर हुआ, फिर पंजाब के लोगों को देखा, उनका कल्चर देखा, उनका खाना पीना देखा, उनकी मेहमान नवाजी देखी। फिर इस तरह से फिर मैं आगे कश्मीर इंटर हुआ, तो इस तरह से फिर वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, वहाँ का कल्चर, खाना पीना, तो ये सारा बहुत अच्छा लगा मुझे। अमानुल्लाह, ये भी बताइएगा कि आपने अपने वक्त को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्या तकसीम थी उसकी? आप कब साइकिलिंग करते थे और कब आराम करते थे? मैं साइकिलिंग जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता था, मतलब 6:30 बजे, अर्ली से अर्ली मेरी कोशिश होती थी कि मैं 6:30 बजे तक निकल पड़ूं। तो जहाँ मैं थक जाता था, जहाँ मुझे प्यास या कुछ खाने का दिल करता था, वहाँ मैं रुक के स्टे करता 15-20 मिनट या आधा घंटा, जितना मेरा दिल करता है। उसके बाद फिर मैं अपनी राइड एक डिस्टेंस में मतलब रखता था। अगर मैंने 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की राइड करनी है तो मेरा टारगेट वही होता था कि मैंने इस टाइम तक यहाँ पहुँच जाना है। टाइम की मुझे वो इशू नहीं था कि मैं कितने, बस ये था कि पहुँचना है, भले उसमें शाम हो जाए, रात हो जाए, वो मैटर नहीं था टाइम का मुझे। अच्छा अमानुल्लाह, ये बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर एक दिन में आपने साइकिल चलाई, और ये कि कौन सा ऐसा पॉइंट था सफ़र में जहाँ पर आपको लगा कि बस अब आपकी बस हो गई है, या शायद आपको ये सफ़र जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? कहीं पर ऐसे चैलेंजेस भी कोई पेश आए, वो भी हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, आए हैं। वो ओकाड़ा से लाहौर तकरीबन वो जो मेरी राइड थी 124 किलोमीटर थी, मगर वो थोड़ी बढ़ भी गई थी क्योंकि वो रास्ता में थोड़ा सा भटक गया था। कज़न के घर पहुंचना था तो वो थोड़ा सा मैं भटक गया, तो वो राइड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, पर वो राइड मेरी हो गई थी। थकावट होती है, फिर जब इंसान रेस्ट करता है, खाता पीता है, तो वो रिचार्ज हो जाता है, वो सारा रिकवर कर लेता है, फिर वो अगले दिन के लिए रेडी रहता है। बिल्कुल। और अमानुल्लाह, जो आपका मकसद है कि आप लोगों में ये आगाही पैदा करना चाहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और साइकिलिंग जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़रोग दें, तो कितनी कामयाबी आपको लगा कि इसमें आप हासिल कर सकें? देखिए जी, मेरा YouTube चैनल है द साइकिल खान के नाम से, तो मेरी वीडियो उसी हवाले से होती है कि मैं साइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, उस रास्ते को कवर करता हुआ, लोगों से मिलता मिलाता हुआ मैं वहाँ तक जाता हूँ, ताकि लोग मोटिवेट हों, मुझे देख के लोग खुश हों। लोग मुझे रोकते हैं, मिलते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग भी साइकिलिंग करें ताकि वो अपनी सेहत को बचा सकें, अपने माहौल को बचा सकें, यहाँ तक कि उनके पैसे भी बचेंगे। जाहिर सी बात है, जब साइकिलिंग करेंगे तो बाइक उन्हें चलानी नहीं पड़ेगी,
तो वो अपनी साइकिल जर्नी स्टार्ट करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है ना साइकिलिंग पे भी फोकस करें। अगर वो साइकिलिंग करना नहीं चाहते हैं तो वो वॉक कर लें, जिम चले जाएं, रनिंग कर लें, कुछ तो करें, फिजिकल एक्टिविटी। मोबाइलों में घुसे हुए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए ये कल्चर जो है इसका परवान चढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानुल्लाह, फ्यूचर में कोई और बड़ा साइकिलिंग मिशन या टूर करने का इरादा है? जी मेरा बिल्कुल है, मैंने उम्रा प्लान किया है। अच्छा। बस मैं चाहता हूँ कि उसकी तैयारी करूँ मैं, मगर उसके लिए वसाइल मेरे पास कम है। जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं वो टूर भी करूँगा। इससे पहले मैं छोटे जो भी टूर होंगे वो करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि बलूचिस्तान हो गया। तो मेरी जर्नी में जो मेरी जर्नी में जी सर, मैं इस जर्नी जो मैंने की है कराची टू कश्मीर, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार किया है, मेरी मेहमान नवाजी की है, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मुझे देखने वाले, सुनने वाले, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन सब के लिए और आपका भी शुक्रिया अमानुल्लाह साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया। और ऑल द बेस्ट, चाहे आपका रास्ता बलूचिस्तान की जानिब हो या सऊदी अरब की जानिब, जहाँ पर भी जाएं आपके लिए आसानियाँ मौजूद हों, और इन्हीं रास्तों पर चलते हुए बाकी सब लोगों के लिए भी आप रास्ते खोलते चले जाएं। ब्रेक पर आए। वेलकम बैक। शो के अख्ताम पर एक ट्रिब्यूट पेश करते चले। माजी के मारूफ गुलकार सलीम रज़ा के मद्दा आज उनकी 42वीं बरसी मना रहे हैं। सलीम रज़ा 4 मार्च 1932 को हिंदुस्तानी पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए और शुरू में उनका नाम नोएल रियास रखा गया था। क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आ गए और लाहौर में रिहाइश इख्तियार की और अपना नाम तब्दील करके सलीम रज़ा रख लिया। कारी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया और 1955 में फिल्म नौकर से फिल्मी सरहद में कदम रखा और उसी साल रिलीज होने वाली फिल्म कातिल के गीत गाकर वो काफी मकबूल हो गए। उन्हें असल शोहरत 1957 में फिल्म 7 लाख के गीत यारो मुझे माफ रखो, मैं नशे में हूँ से मिली, और फिर उनके बेशुमार गीत हैं जो आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनके नाम किया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। आपको छोड़े जाएंगे उनके खूबसूरत से गीत।